एम्प्रर मन ही मन कहता है, सू जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत ही तुम अलग और सतर्क दिखती हो। तुम हमेशा दूसरों को दूर धकेलती रहती हो, लेकिन अभी मैं अंततः देख सकता हूँ कि तुम शर्माते हुए कैसी दिखती हो। सू तुम सच में लड़कों को पागल कर सकती हो। तुम्हारी सुंदरता फूल पर पड़ी ओस की बूंदों के समान है। इसी के साथ एम्प्रर सू को और भी अच्छी तरह से पकड़ लेता है। सू तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी वहाँ पे दो मेड्स आती हैं जो कि डोर थोड़ा सा खोलते हुए कहती हैं, चुप रहो, एम्प्रेस डावेजर की प्लानिंग बर्बाद मत करना। एक दूसरे को समझाने के बाद वे लोग चुपचाप बातें सुनने लगती हैं, जिधर सू बोल रही होती है कि इतना कसकर मत पकड़ो, मेरी कमर टूट जाएगी। लॉन्ग होंगोंग तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे जाने दो। एम्प्रर भी कहता है, तुम्हें जाने दूं? थोड़ी देर रुको, फिर देखेंगे कि कौन रो रहा है। सू कहती है, ओ ढीले हो जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब सुन वो दोनों मेड्स भागते हुए एम्प्रेस डावेजर की ओर जाने लगती हैं कि जल्दी करो, हमें एम्प्रेस डावेजर को ये रिपोर्ट करना है कि हमारा काम हो गया है। उसके बाद तो हमारी सू ही एम्प्रर को लिपट जाती है कि अब बताती हूँ तुम्हें। सू अपने पैरों से एम्प्रर की कमर को और भी टाइट जकड़ते जाती है और कहती है, क्या मैं छोड़ दूँ या फिर और दर्द आने वाला है। बेचारे एम्प्रर की तो चीखें ही निकलने लगती है, जिससे सू उसे छोड़ देती है। एम्प्रर मन ही मन कहता है, अरे बाप रे, सू तो एक बैल की तरह मजबूत है। मैं तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था, लेकिन मैं लगभग 2 टुकड़ों में बट गया था। शुक्र है बच गया। तभी अनाउंसमेंट होती है कि एम्प्रेस डावेजर आने वाली है। सू घबराते हुए कहती है, क्या इतना जल्दी? अरे नहीं, क्या मैं किसी अफेयर में फंसने वाली हूँ? मुझे छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी एम्प्रर पूछता है, तुम अपनी सांस कितने देर तक अच्छी तरह से रोक सकती हो? सू कहती है, मैं हाल ही में कछुआ श्वास तकनीक का अभ्यास कर रही हूँ, तो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था सांस रोकना। इतना सुनते ही एम्प्रर सू को पानी में छुपाते हुए कहता है, टाइम नहीं है, मुझे माफ कर दो। वेल गाइस, आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा कि एम्प्रर ने सू को कहाँ छुपाया है। इसी के साथ एम्प्रर पानी के ऊपर एक कपड़े को डाल देता है ताकि सू की परछाई ना दिखे। पानी के अंदर जाने के बाद सू अपनी आंखें खोलती है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद तो सू मन ही मन कहती है, मैं अपनी कीमती सांसें इस पर बर्बाद नहीं कर सकती। क्योंकि सू बाहर आने का ट्राई कर रही होती है, इसलिए एम्प्रर कहता है, रुक जाओ सू, चुप रहो जरा, मेरे ऑर्डर देने तक का वेट करो। तुम नहीं चाहोगी कि एम्प्रर को बहकाने जाने के लिए तुम जानी जाओ। सू गुस्से से मन ही मन कहती है, ठीक है। तभी दरवाजा खुलता है और एम्प्रेस डावेजर अपनी 2 मेड्स के साथ वहां आ जाती है। साथ ही वो कहती है, मेरे प्यारे एम्प्रर, मैं अपने द्वारा बनाए गए कपड़े तुम्हें देने आई हूँ। एम्प्रर भी शान से बैठा होता है और कहता है, धन्यवाद एम्प्रेस डावेजर। एम्प्रेस डावेजर आसपास देखते हुए मन ही मन कहती है, मैंने सोचा कि एम्प्रर को सू में इंटरेस्ट होगा, इसलिए मैंने उन दोनों को एक साथ अकेले में छुड़वा दिया। मैं एम्प्रर को अपने तले कर्ज में डालना चाहती थी ताकि मैं उसके साथ माँ बेटे का अच्छा रिलेशन बना सकूं। फिर वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सू कहाँ है? एम्प्रर कहता है, अगर कुछ और ना हो तो आप जा सकती हैं। एम्प्रेस गुस्सा करते हुए कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अब मुझे अपनी मदर भी नहीं कहना चाहते? सू आज प्रिंसेस टोंगन को मेंटल कल्टीवेशन वाले हॉल में ले गई थी और ठीक इसके तुरंत बाद ही फोनिक्स टेम्पल की फंडिंग में तुमने कटौती कर दी। ये सब क्या किया तुमने? ये सब सुन अंदर बैठी सू मन ही मन कहती है, उसने ही सब कुछ गलत किया है, फिर भी वो मुझे ही बुरा भला बोल रही है। एम्प्रर कहता है, क्या आप सू के बारे में बोल रही हैं? मैं सहमत हूँ, लेकिन कभी कभी वो बहुत प्यारी हो सकती है। अंदर बैठी सू को गुस्सा आ रहा होता है कि क्या ये दोनों मिलकर मेरी बदनामी कर रहे हैं? तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। इसी के साथ हमारे सू के अंदर का डेविल जाग जाता है और सू कहती है, लॉन्ग हांगोंग, इसके लिए केवल तुम ही जिम्मेदार हो। उसके बाद तो सू क्या करती है आप लोग तो समझ गए ही होंगे। बेल सू करती है गोल्डन फिंगर टेक्निक का यूज। बेचारे एम्प्रर की तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है और वो मन ही मन कहता है, क्या अब सू मुझे चिढ़ा रही है? बेचारा एम्प्रर तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है और मन ही मन कहता है, क्या सू ये नहीं जानती कि इस तरह से तो कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एम्प्रर के फेस को नोटिस करते हुए एम्प्रेस कहती है, एम्प्रर क्या कुछ गलत है? बेचारा एम्प्रर ये सब सहन करते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। अंदर सू मन ही मन कहती है, ओ तो क्या तुम्हें चोट लगी? अब तो तुम सिर्फ चुप्पी में ही उबल सकते हो। ये एक गंदी चाल है, लेकिन ये अच्छी लग रही है। एम्प्रर, तुम्हें ऐसे मुश्किल भरी सिचुएशन में देखना बहुत ही रेयर है। मैं एक बार और इसका यूज करूंगी। वैसे मैंने सुना था कि किसी को नाखून से चुटकी काटने पर सबसे ज्यादा दर्द होता है
और एक चुटकी। बेचारा एम्परर। उसके ऐसे रिएक्शन को देख एम्प्रेस डावेजर कहती है, मेरे प्यारे एम्परर, क्या तुम अस्वस्थ महसूस कर रहे हो? एम्परर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, एम्प्रेस डावेजर, मुझे देर तक भीगने से थोड़ा चक्कर आ रहा है, चलो बाद में बात करते हैं। एम्प्रेस डावेजर कहती है, थोड़ी देर ही नहाने से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है, ये शायद कमजोर बॉडी का संकेत है। मुझे इंपीरियल फिजिशियन को तुम्हारी जांच करने के लिए कहना होगा। लेकिन एम्परर तो सीधा उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। वे सभी शॉक हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद तो एम्परर खड़ा हो जाता है और सू भी अपने कपड़े वगैरह पहनकर भागने लगती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे 10 लाख साल में भी पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन एम्परर पीछे से सू को झपटते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। सू कहती है, अरे तुमने मेरी ब्रा पकड़ ली है, उसे मत खींचो। लेकिन फिर भी सू छलांग मारकर आगे जाते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो ले लो। एम्परर भी सू के पीछे चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि यहाँ वापस आओ, लेकिन तभी उसका पैर साबुन पे पड़ जाता है, जिससे फिसल कर वो पानी में गिर जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर तो सू पहले ही भाग चुकी होती है और एम्परर उठने के बाद मन ही मन कहता है, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मैं बेवकूफ बन गया। सू, बेहतर ये होगा कि तुम मेरे हाथ ना लगो, वरना मैं उसका डबल पे करूंगा जो तुमने मेरे साथ आज किया। फिर मैं देखूंगा कि क्या तुम इसे संभाल पाती हो या नहीं। इन सब से अनजान हमारी सू भागते भागते दूर पहुंच जाती है और हाफते हुए कहती है, एम्परर सच में एक दुष्ट आदमी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन। सू कहानी सुना रही होती है कि अपने लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई से बचकर मिस बाई ने अंततः जू जियान की आत्मा को अंडरवर्ल्ड से वापस ले लिया। मॉर्टल वर्ल्ड में वापस लौटने के बाद उसने जू जियान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाला और उसे अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हुए देखा। 1000 साल पुरानी स्नेक डीमन अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी और खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। एक डीमन और ह्यूमन के बीच इस प्यार ने जिन शान टेम्पल के मास्टर को बहुत परेशान कर दिया। जिन शान टेम्पल के मास्टर फाई का ये मानना था कि उनका मिलन वर्जित था, इसीलिए उसने धार्मिकता के नाम पर उन्हें अलग करने की तैयारी कर ली। हम देखते हैं कि ये कहानी प्रिंसेस टोंगन और 10th प्रिंसेस के साथ साथ ढेर सारी लड़कियां भी सुन रही होती हैं, जो कि कहती हैं, और उसके आगे क्या हुआ सू? सू खांसते हुए कहती है, आज के लिए इतना ही काफी है, तो मैं कल यहाँ से आगे बढ़ूंगी। लड़कियाँ कहती हैं, क्या बस इतना ही? बस थोड़ा सा और सुना दो। दूसरी कहती है, हाँ, समय इतनी तेजी से बीत गया कि मैं अभी तक ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। तीसरी कहती है, अब क्या हमें कल तक का इंतजार करना होगा? ये सब देखते हुए सू मन ही मन कहती है, ये लड़कियाँ तो मॉडर्न वर्ल्ड की फैन गर्ल की तरह लगती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट स्नेक की ये स्टोरी इस दुनिया में इतनी ज्यादा लोकप्रिय होगी। कल तो मेरे पास एक पब्लिशर भी आया था मेरी इन स्टोरी पर फिजिकल कॉपी बनाने के बारे में डिस्कस करने। अब तो मैं दुनिया की नंबर 1 विलक्षण प्रतिभा वाली इंसान बन गई हूँ। तो इसी राह पर चलते हुए मैं हर किसी के दिमाग से अपनी बुरी इमेज को मिटाने में सक्षम हो जाऊंगी और क्वींसलैंड की सबसे फेमस और अच्छी इंसान बन जाऊंगी। ये मेरे चमकने का समय है। अब सू की इतनी मजेदार स्टोरी सुनकर सारी लड़कियां सू की ओर हो जाती हैं और उसके नाम का जयकारा लगाने लगती हैं कि सू सू। ये सब देखते हुए लांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और मन ही मन कहती है, सू ने सारी सुर्खियां चुरा ली हैं और वे सभी भेड़े सू के जादू में फंस गई हैं। वे सभी उसकी कहानियों की ओर अट्रैक्ट हो गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसकी दुखती रग को जानती हूँ। असल में लांसी ने चू जिउके के साथ सू को देखा है। इसी बारे में याद करते हुए लांसी मन ही मन कहते हैं, अभी के लिए तुम सुर्खियों में रह सकती हो, फिर सफलता की ऊंचाई पर मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी, तुम्हारी फैमिली और तुम सब कुछ। फिर मैं यहाँ की एम्प्रेस बन जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सू खुशी से गा रही होती है कि अंततः मुझे काम से छुट्टी मिल गई। लेकिन तभी उसे पीछे से 10th प्रिंसेस पकड़ते हुए कहती है, सू मत जाओ, मैं अभी भी मिस बाई की कहानी सुनना चाहती हूँ। सू कहती है, अगर तुम अच्छा बिहेव करोगी तो मैं कल फिर से सुनाऊंगी। साथ ही सू के माइंड में होता है कि ये बिगड़ैल बच्ची मेरे सर के सारे बाल भी नोच लेगी और मुझे गंजी बना देगी। और ठीक ऐसा ही होता है। प्रिंसेस भड़कते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें मुझे आज ही बताना होगा कि इस कहानी
कहानी में आगे क्या होता है। तभी प्रिंसेस को उठाकर अपनी गोद में लेते हुए ये जिंग कहता है, प्रिंसेस बेवकूफ मत बनिए। उसे देख सू कहती है, ये जिंग तुम फिर से यहाँ क्यों हो। ये जिंग कहता है, मैं पैलेस की सुरक्षा का निरीक्षण कर रहा था और एक नजर देखने के लिए रुक गया। उसके बाद तो वो दोनों ही शर्माने लगते हैं और सू मन ही मन कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा याद करती हूँ, इतना कि कुछ दिनों तक तुम्हें न देखने के बाद मुझे बहुत दुख होता है। इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे को देखते देख 10th प्रिंसेस के अंदर की भी गपशप वाली आत्मा चालू हो जाती है और वो उन दोनों की ओर देखने लगती है और फिर अचानक कहती है, मैं समझ गई, तुम बाई हो और जू जियान जर्नल है ना। सू कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, इस कहानी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही सू के माइंड में आता है कि इस 10th प्रिंसेस ने ये गपशप कहाँ से सुन ली। प्रिंसेस कहती है, मेरे टीचर अक्सर कहते हैं कि आर्ट रियलिटी से ही पैदा होता है और जू जियान को बचाने के लिए मिस बाई ने दुनिया को अपना दुश्मन बनाने में भी संकोच नहीं किया। अतीत में तुमने भी तो जान पर जोखिम होने के बावजूद भी जनरल ये जिंग के फैमिली के नाम को साफ करने में संकोच नहीं किया और यहाँ तक कि मेरे भाई यानी एम्परर के साथ भी तुमने दुश्मनी कर ली। तो इससे पता चलता है कि इस कहानी का मटेरियल स्वयं सू खुद है। सू कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बकवास मत करो। वहाँ पास ही खड़ी मेड्स भी ये सब सुनते हुए गपशप करने लगती है कि ओह अच्छा ऐसा है क्या, अब मुझे समझ में आ गया। उन लोगों को देखते हुए सू मन ही मन कहती है, इन बुराई करने वालों को तो बस अपना मुंह का यूज ही करना होता है, लेकिन हम जैसे लोग जो पीड़ित होते हैं वो समझा कर थक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू अपने घर पर आई होती है और अपने फादर के साथ हेल्थ केयर पार्टी कर रही होती है, यानी कि अपनी बॉडी की मसाज करवा रही होती है। फादर सू के क्लोज आते हुए कहते हैं, अरे बेटी, अफवाहें फैल रही हैं कि मिस बाई कि ये कहानी तुम्हारे और जनरल ये जिंग की ऑटोबायोग्राफी है, क्या ये सच है। ये सुन सू को तो गुस्सा आने लगता है और वो फटते हुए कहती है, डैड मेरे वापस आने के बाद से आप इस बारे में लगभग 100 बार पूछ चुके हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कितनी बार बताऊं। फादर कहते हैं, ओ तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम्हारी कहानी खूब फेमस हो रही है जिसमें बताया गया है फर्स्ट जर्नल, फेरी टेल्स और रोमांस के बारे में। अगर हम सही ढंग से इसे करें तो संभवतः तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। यह सिर्फ इतना है कि ये बुक पब्लिश अब तुम्हारे और ये जिंग के अफवाहों के बाद हो रही है। ये ऐसा है जैसे हमारी फैमिली ये जिंग की फैमिली को इंपीरियल फैमिली के खिलाफ युद्ध में घसीट रहा है, जो कि सही समय नहीं है। एम्परर और ग्रैंड ट्यूटर एक ही पार्टी के हैं। वे पहले से ही अदालत में कुछ छोटे मोटे कदम उठा रहे हैं। इस पर वे डिस्कस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के साथ सू को एक आइडिया आता है और वो कहती है, डैड क्या आप अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए प्लॉट्स में कुछ जोड़ सकते हैं। इसी के साथ सू ब्रश उठा लेती है और पेपर पर कुछ लिखते हुए कहती है, लॉन्ग हांगोंग और नानबिंग, चूँकि तुम दोनों ही मेरी फैमिली के प्रति इतने अमानवीय हो, इसीलिए मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना और एक राइटर से पंगा तो बिल्कुल भी मत लेना। फादर तो इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरी शक्तिशाली बेटी सू, अब मेरी फैमिली के पूर्वज शांति से आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन। सू का बुक साइनिंग इवेंट होता है जहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ सू की लिखी बुक्स लेकर खड़ी होती है सू का साइन लेने के लिए। अब तो सू के इतने ज्यादा फैन गर्ल्स बन चुकी होती हैं जो कि बोर्ड्स ले लेके बोल रही होती हैं कि ओ माय गॉड, ईस्ट और वेस्ट, सू इज द बेस्ट। ओ सू, हम तुम्हें हमेशा ही प्यार करेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक, ये स्टोरी हमें बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छी है, बस तुम ऊंचा उठो, हम तुम्हारे फैंस हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सू भी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे जल्दबाजी मत करो, एक एक करके आओ। तभी पीछे से आवाज आती है, सू मुझे एक्सप्लेन करो। इसी के साथ एम्परर गुस्से में एकदम गर्म होते हुए सू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही वो गुस्से से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है। असल में उसके हाथों में सू की न्यू बुक होती है जिसके की कवर पर फॉरबिडन लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक के मेन कैरेक्टर्स का पिक्चर बना होता है, यानी कि उसमें मिस बाई का कैरेक्टर दिया होता है ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग को, जू जियान होता है जनरल ये जिंग और जिंगशान टेम्पल का मास्टर फाई होता है एम्परर खुद। साथ ही उस कवर पर जू जियान यानी कि ये जिंग बोल रहा होता है कि मास्टर फाई, तुम प्यार को नहीं समझ सकते। अब इस बुक को सू ले लेती है और देखने लगती है। एम्परर मन ही मन कहता है,
तो मुझे लगता है कि सू बहुत डरी हुई है। उसके पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं है क्योंकि वो दोषी है। साथ ही एम्परर गुस्से से कहता है, तुम्हारी कोई आखिरी शब्द? लेकिन ये इग्नोर करते हुए सू उस बुक को पीछे फेंक देती है। एम्परर तो शॉक रह जाता है और सू कंटिन्यू करते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, अगर आपको ऑफिशियल कॉपी नहीं मिल पाती है तो आप मुझे बता सकते थे। वेल, मैं आपको एक फ्री में दे देती हूँ। आप जैसे इतने महान स्तर वाले इंसान को चोरी की कॉपी खरीदना शोभा नहीं देता। एम्परर कहते हैं, क्या सभी ऑफिशियल कॉपीज तुम्हारे पास सुरक्षित है और ये एक नकल है? वहाँ मौजूद बाकी की लड़कियाँ अचानक आए एम्परर को देख फुसफुसाने लगती है कि हे भगवान, क्या एम्परर खुद यहाँ आए हैं, वो भी सू से सवाल करने? क्या वाकई में मास्टर फाई एम्परर पर आधारित है? दूसरी कहती है, तो क्या सच में कमांडर ये एम्परर और महान ग्रैंड ट्यूटर ये तीनों ही एक दर्दनाक लव ट्रायंगल में हैं? अगर एम्परर सू को पनिश करते हैं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि बुक में लिखी सभी बातें सच हैं? एम्परर सू पे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि सू ने सच्चाई उजागर कर दी है। हमारी सू, जो कि असल में एक लोमड़ी है, एम्परर को गे लव ट्रायंगल में फंसाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन फिर भी सामने से अच्छी बनते हुए कहती है, एम्परर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो तो बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो एक बेवकूफ है और उसे मन ही मन तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है। अब जबकि एम्परर ने भी उन लड़कियों का फुसफुसाना सुना था, इसीलिए वो भड़कते हुए कहता है, बाहर निकल जाओ, ये इम्पीरियल ऑर्डर है। लड़कियां तो घबरा जाती है कि भागो भागो, एम्परर पागल हो गए हैं। और मुझे तो पता ही था ये सब सच है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एम्परर ओरिजिनल कॉपी पढ़ते हुए कहते हैं, सू तुम्हारी कहानी का हीरो किस पर आधारित है? असल में एम्परर के माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं इसका यूज करके ये और सू की फैमिली को दबाव में डालने वाला था, लेकिन इसने तो मेरे साथ बदसलूकी की और मेरा नाम ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग के साथ जोड़कर मजाक उड़ा दिया। आज मैं तुम्हारा पर्दाफाश करने जा रहा हूँ सू। लेकिन हमारी सू तो ठहरी स्मार्ट, इसीलिए वो कहती है, रीडर्स को आकर्षित करने के लिए मैंने बुक के मेन लीड्स को अत्यंत ही सुंदर और सक्षम इंसान बनाना चाहा। सू शांति पूर्वक पहले से ही तैयार किए हुए उत्तर को दोहरा देती है। साथ ही उसके माइंड में होता है कि मेरे डैड ने ये जिंग और मेरे बारे में जो अफवाहें चल रही थी उसे पहले से ही दबाने में प्रगति कर ली थी, लेकिन ये एम्परर और ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर दिया। एम्परर, असल में तो तुम्हें ये पसंद ही नहीं आया कि कैसे मेरी फैमिली ने ये जिंग को बचाया, इसीलिए तुमने मेरी फैमिली को कंट्रोल करने का एक तरीका खोजने की कोशिश की। इसीलिए मैंने भी द व्हाइट स्नेक की स्टोरी को एक दुखद लव ट्रायंगल में बदल दिया। फिर मैंने अपने रीडर्स को मेल लीड्स की पहचान का अनुमान लगाने के लिए कवर का यूज किया और इसका रिजल्ट ये निकला कि बॉय लव के फैंस अब अफवाहें फैला रहे हैं। कहानी अब लॉन्ग हांगकांग यानी कि एम्परर के बारे में है, जो कि ये जिंग और नानबिंग को अलग करने की कोशिश कर रहा है। अब तो लॉन्ग हांगकांग यानी कि एम्परर काफी भ्रमित है, हालांकि नानबिंग उसका करीबी विश्वास पात्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्परर उस पर पूरी तरह से भरोसा करता है। और एक बार जब अफवाहें शुरू हो जाएंगी तो एम्परर के पास भी ग्रैंड ट्यूटर पर डाउट करने के और भी कारण होंगे। जैसे जैसे ये सब बढ़ता जाएगा, सू के फैमिली के खिलाफ जाने की एम्परर की इच्छा कमजोर होती जाएगी। वेल, सू आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे नहीं मालूम कि आप इतने दुखी क्यों हैं एम्परर, लेकिन मैंने तो बस कलाकारों को पुराने समय के सबसे फेमस और सुंदर हीरो के बारे में लिखने के लिए कहा। शायद इसीलिए उन्होंने कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर लिख दिए। एम्परर तो खड़े हो जाते हैं और सू का फेस पकड़ते हुए कहते हैं, सू तुम अब नाटक करना बंद कर सकती हो। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह की कहानी का यूज करके मुझे कंट्रोल कर सकती हो? सू एम्परर के हाथ को हटाते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, कृपया अपने आप को संयमित रखें। अब ये देख एम्परर मन ही मन कहते हैं, सू क्या तुमने मेरी अवहेलना करने की हिम्मत की? इसी के साथ वो सू का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें एक सबक सिखाने वाला हूँ। इस देश में यहाँ सब कुछ मेरा है, यानी एम्परर का। बेचारी सू भी हड़बड़ा जाती है और मन ही मन कहती है, क्या ये मेरा गला घोट कर मार डालेगा मुझे? और नहीं, ये विलन मुझे घुटने से दबा रहा है, मैं हिल भी नहीं सकती। साथ ही एम्परर हंसते हुए सू के बालों को खींचते हुए कहता है, इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी एक कमजोर बच्ची ही हो। तो
इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब सू ने व्हाइट स्नेक की कहानी बच्चों को यानी लोगों को सुनाई तो लोगों के बीच अफवाह फैल गई ये जिंग और सू के बारे में। लेकिन ये अफवाह खत्म हो ही गई थी कि इतने में एम्पर और ग्रैंड ट्यूटर ने जानबूझ के इस अफवाह को और भी पब्लिक में फैलाया ताकि एम्पर इसका सहारा लेके किसी भी तरह से गलती वलती निकाल के ये जिंग और सू दोनों की फैमिली को एक साथ बर्बाद कर सके। लेकिन हमारी सू ने स्मार्टली इस अफवाहों का मोड़ ही बदल दिया, यानी कि उसने व्हाइट स्नेक की कहानी का दुखद अंत कर दिया और खुद ही इस टाइप के कवर्स निकाले और पब्लिक के बीच ऐसी अजीब सी अफवाहें फैला दी। आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज अपना ध्यान रखिए, मेंबरशिप ज्वाइन करें और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। और हम मिलेंगे जल्द ही ऐसे ही किसी 1 आवर के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।